नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 2 के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दाहिने कोने में और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और इस सेकंड पार्ट को आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लांट और मशीनरी का मूल्य 10,000 रुपये से बढ़ गया तो शुद्ध परिसंपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10,000 की वृद्धि होगी, 10,000 की कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वर्स्ड बाई द 10,000, द इफेक्ट ऑफ नेट एसेट इंक्रीज रुपीज 10,000, डिक्रीज रुपीज 10,000, नो इफेक्ट या नन ऑफ देम। तो देखो, यदि प्लांट और मशीनरी का मूल्य 10,000 रुपये बढ़ गया तो आपकी एसेट 10,000 रुपये से बढ़ेगी ना, तो नेट एसेट भी 10,000 रुपये से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अधिमान अंशों की लाभांश दर एवं बाजार दर में भिन्नता है तो अधिमान अंश पूंजी का अधिमान अंश पूंजी पूंजीकरण होगा। इफ द मार्केट रेट एंड डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर आर डिफर देन कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेफरेंशियल शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल रेट, ये फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है प्रति अंश अंकित मूल्य 100 रुपये है, मांगी गई राशि 80 रुपये है, प्रदत्त राशि भी 80 रुपये है, लाभांश दर 12% है, सामान्य दर 10% है, प्रति अंश मूल्य क्या होगा? गिवन दैट पर शेयर फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, पेड अप कैपिटल इज 80 रुपीज, कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड 12%, नॉर्मल रेट 10%, द वैल्यू ऑफ शेयर विल बी। तो यहाँ पे फार्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया हुआ है 12%, नॉर्मल रेट है 10% और पेड अप वैल्यू है 80 रुपीज। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 96 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 96 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिमान अंश पूंजी 1,00,000 रुपये है, लाभांश 10,000 रुपये है, सामान्य दर 5% है, प्रति अंश मूल्य क्या होगा यदि अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति अंश हो और संपूर्ण राशि मांग ली गई हो? प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज 1,00,000, डिविडेंड इज 10,000, नॉर्मल रेट इज 5%, द वैल्यू पर शेयर विल इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड ऑल अमाउंट कॉल्ड अप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये है और डिविडेंड हम 10,000 रुपये का दे रहे हैं, यानी डिविडेंड की रेट क्या हो गई? 10%, नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है? 5%, और पेड अप कैपिटल नहीं दिया है तो कॉल्ड अप कैपिटल को ले लेंगे। 100 रुपीज़ पूरे कॉल्ड अप कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे अंशों का वैल्यू हो जाएगा 2 × 100 बराबर 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाभांश के आधार पर प्रति अंश मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड फॉर फाइंडिंग द पर शेयर वैल्यू इज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लाभांश की दर गुणे अंश का चुकता मूल्य डिवाइडेड बाई आय की सामान्य दर, ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाई पेड अप प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रति अंश आय के आधार पर प्रति अंश मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पर शेयर इनकम फॉर फाइंडिंग द पर शेयर प्राइस द फार्मूला विल बी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पर शेयर इनकम डिवाइडेड बाई नॉर्मल पर शेयर इनकम मल्टीप्लाइड बाई पेड अप प्राइस। यहाँ पहले वाले में एक्चुअल जोड़ लीजिए, एक्चुअल पर शेयर इनकम डिवाइडेड बाई नॉर्मल पर शेयर इनकम मल्टीप्लाइड बाई पेड अप प्राइस। यहाँ पे अंतर क्या हुआ है कि पहले वाले फार्मूला में हम एक्चुअल डिविडेंड लेते थे डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड करते थे और उसमें पेड अप प्राइस का मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ रेट की बजाय सीधे वैल्यू ले ली जा रही है, प्रति अंश आय डिवाइडेड बाई सामान्य प्रति अंश आय। अगला प्रश्न है, अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया जाता है अंशों के अधिकृत मूल्य के अनुपात में, विद्यमान अंशों के अंकित मूल्य के अनुपात में
विद्यमान अंशों के चुकता मूल्य के अनुपात में या अधिकृत पूंजी एवं चुकता मूल्य के अनुपात में। प्रपोज्ड द राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ ऑथोराइज प्राइस ऑफ शेयर, इन द रेशियो ऑफ फेस प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर, इन द रेशियो ऑफ पेड अप प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, या इन द रेशियो ऑफ ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इन द रेशियो ऑफ पेड अप प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, यानी विद्यमान अंशों का जो चुकता मूल्य है उसके अनुपात में ही आप अधिकार अंशों का प्रस्ताव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंशों के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है उचित मूल्य पद्धति द्वारा, शुद्ध संपत्ति द्वारा, आय विधि द्वारा, या स्कंध विपणी के निविदा द्वारा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाई फेयर वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड, या स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू को नेट एसेट मेथड से निकाला जा सकता है शुद्ध संपत्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रत्याय की दर तथा मूल्य आय अनुपात के बीच में क्या संबंध है? द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस अर्निंग रेशियो इज। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए क्या जानना आवश्यक है? प्रति अंश अर्जन, लाभांश की दर, औसत मूल्य, या विनियोजित पूंजी। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इट इज नेसेसरी टू नो अर्निंग पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के लिए हमें अर्निंग पर शेयर की जानकारी होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभांश विधि के द्वारा समता अंश की गणना करने के लिए क्या जानना आवश्यक है? लाभांश विधि की बात हो रही है। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बाय डिविडेंड मेथड इट इज नेसेसरी टू नो शुद्ध संपत्तियां, नेट एसेट, अंशों का अंकित मूल्य, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, लाभांश की सामान्य दर या प्रत्याय की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या कंपनी की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब भी हम लाभांश विधि से शेयर के वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो लाभांश की सामान्य दर हमें जानना जरूरी होता है, इसके बिना हम नहीं निकाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके चालू होते हैं क्वेश्चन एमलगमेशन यानी एकीकरण से संबंधित। आइए देखते हैं। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है व्ययों में मितव्ययता लाना, वितरण को सुगम बनाना, प्रतियोगिता को समाप्त करना, या उपर्युक्त सभी सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन इज टू ब्रिंग इकोनॉमी इन एक्सपेंसेज, टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, टू एलिमिनेट कंपटीशन, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, यदि ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव एमलगमेशन के होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव भी आपका सही हो सकता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जब पूछा है, मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर ए भी आप सही कर सकते हैं, टू ब्रिंग द इकोनॉमी इन एक्सपेंसेज, यानी व्ययों में मितव्ययता लाना। अगला प्रश्न है, अवशोषण के समय विक्रेता कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों को किसमें हस्तांतरित किया जाता है? क्रेता कंपनी खाता, वसूली खाता, समता अंशधारी खाता, या इनमें से कोई नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर ट्रांसफर्ड बाय द वेंडर कंपनी एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो जो विक्रेता कंपनी होती है वो प्रारंभिक व्ययों को समता अंशधारी खाते में ट्रांसफर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विलय की प्रकृति में एकीकरण की दशा में हस्तांतरी कंपनी द्वारा भुगतान किए गए समापन व्ययों के लिए डेबिट किया जाता है। समापन व्यय खाते को, प्रारंभिक व्यय खाते को, लाभ हानि खाते को, या इनमें से कोई नहीं। इन केस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, liquidation expenses paid by the transferee company are to be debited by liquidation expenses account, preliminary expenses account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो देखो, जब विलय की प्रकृति में एकीकरण होता है यानी मर्जर होता है, तो ऐसे केस में ट्रांसफरी कंपनी कोई समापन व्यय भुगतान करती है तो उसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
पीएल अकाउंट। अगला प्रश्न है, अवशोषण तब होता है जबकि एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को लेने के लिए एक नई कंपनी की रचना की जाती है। एक नई कंपनी की रचना के लिए दो या अधिक कंपनियों का समापन किया जाता है। एक मौजूदा कंपनी दूसरी मौजूदा कंपनी को ले लेती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर अनदर कंपनी, two or more companies are liquidated to form a new company, an existing company take over the other existing company, या none of these। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द अदर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी एक मौजूदा कंपनी ही दूसरी मौजूदा कंपनी को ले लेती है, तो इसे अवशोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक नई कंपनी की रचना के लिए दो या अधिक कंपनियों का समापन किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? एकीकरण, अवशोषण, पुनर्निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। When two or more companies liquidate to form a new company, it is called amalgamation, absorption, reconstruction, या none of these। तो देखो, दो या दो से अधिक कंपनी का समापन करके एक नई कंपनी जब भी बनाई जाएगी तो उसे एकीकरण या एमलगमेशन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन की योजना में अंशधारियों द्वारा समर्पित अंशों की राशि हस्तांतरित की जाती है। पूंजी की कमी खाता को, अंश समर्पण खाते को, पूंजी पुनर्गठन खाते को, या इनमें से कोई नहीं। इन द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन द अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो पुनर्गठन के दौरान अंशधारियों को समर्पित अंशों की राशि अंश समर्पण खाता को ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि शेयर सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंशधारियों द्वारा त्यागी गई राशियाँ क्रेडिट की जाती हैं। अमाउंट सेक्रीफाइस बाय द शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटेड बाई कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या नन ऑफ दीज। अंशधारियों द्वारा त्यागी गई राशियाँ क्रेडिट की जाती हैं पूंजी संचय खाते को, सामान्य संचय खाते को, पूंजी में कमी खाते को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूंजी में कमी खाते को ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी में कमी लाने के लिए कंपनी को आवश्यक होता है समर्थ न्यायालय से अनुमति लेना, सेबी से अनुमति लेना, कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति लेना, या इनमें से कोई नहीं। फॉर अ कंपनी टू कैरी आउट कैपिटल रिडक्शन परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैपेबल कोर्ट, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द कैपेबल कोर्ट, यानी कि सक्षम न्यायालय या समर्थ न्यायालय से अनुमति लेने के बाद ही कंपनी की पूंजी को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक सा व्यापार कर रही थीं एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं तो इस मिलन को क्या कहा जाएगा? संविलियन, एकीकरण, पुनर्गठन, या पुनर्निर्माण। When two or more than two companies doing similar business combine together to form a new company to take over their business, then this combination is called absorption, amalgamation, reconstruction, या reconstruction। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एकीकरण। जब वर्तमान में मौजूद दो कंपनियां या दो से अधिक कंपनियां मिल जाती हैं तो उसे एकीकरण या एमलगमेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एकीकरण के लिए प्रतिफल का आशय हस्तांतरी कंपनी द्वारा किया गया भुगतान है। कैसा भुगतान? हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को, हस्तांतरक कंपनी के ऋण पत्रधारियों को, हस्तांतरक कंपनी को उसके समापन व्ययों के लिए, या अ, ब और स तीनों का योग। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, कंसिडरेशन फॉर एमलगमेशन मीन्स पेमेंट मेड by the transferee company to the shareholder of the transferee company, to the debenture holder of transferred company, to the transferred company for its liquidation expenses, या the sum of A, B and C। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को जो भुगतान किया जाता है उसी को माना जाता है कि एकीकरण का प्रतिफल है वो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इन द केस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज व्हाइल पासिंग एंट्री फॉर टेकिंग ओवर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज फॉर द ट्रांसफरर कंपनी द एक्सेस ऑफ क्रेडिट टोटल ओवर डेबिट टोटल इज डेबिटेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्रय की प्रकृति के एकीकरण की दशा में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को लेने के लिए प्रविष्टि पारित करते समय क्रेडिट योग का डेबिट योग पर आधिक्य को हस्तांतरी कंपनी द्वारा डेबिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय खाते में, ख्याति खाते में या पूंजी संचय खाते में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे गुडविल अकाउंट यानी कि ख्याति खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकरण क्रय की पद्धति का है तो हस्तांतरी कंपनी द्वारा किस लेखा विधि का प्रयोग किया जाएगा? क्रय विधि, हितों की समूहीकरण विधि, मिश्रित चिट्ठा विधि या इनमें से कोई नहीं। When amalgamation is in the nature of purchase, which accounting method will be used by the transferring company? Purchase method, pooling of interest method, consolidated balance sheet method या none of these। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, परचेज मेथड यानी क्रय विधि का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हितों की समूहीकरण विधि में क्रय प्रतिफल तथा हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी के अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए? टू विच अकाउंट द डिफरेंसेज बिटवीन द परचेज प्राइस यानी कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एडजस्टेड अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या अदर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे सामान्य संचय में यानी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये देखो बी और सी ऑप्शन ऊपर नीचे दे दिया है, लेकिन बी ऑप्शन ही सही है दोनों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रय पद्धति में क्रेता अपनी पुस्तकों में दर्शाता है विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व, क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियां एवं दायित्व एवं वैधानिक संचय, विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां दायित्व एवं संचय या विक्रेता कंपनी के गैर वैधानिक संचय। अंडर द परचेज मेथड द परचेजिंग कंपनी शोज इन इट्स बुक ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी, एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व, ऑल एसेट लाइबिलिटीज एंड रिजर्व ऑफ द वेंडर कंपनी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द वेंडर कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई भी परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी के जिन जिन एसेट और लाइबिलिटीज को लेने के लिए सहमत होती है उसी को अपने अकाउंट में दिखाती है। इसके अलावा वैधानिक संचय यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व को दिखाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, एकीकरण की दशा में संचयी लाभों में शामिल होते हैं बीमा कोष, ह्रास कोष, कर्मचारी भविष्य निधि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन केस ऑफ एमलगमेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स इंश्योरेंस फंड, डेप्रिसिएशन फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या नन ऑफ एवं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बीमा कोष। ठीक है, यानी इंश्योरेंस फंड जो है एमलगमेशन के केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ऐड होता है। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय हस्तांतरक कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्ययों को हस्तांतरित किया जाता है क्रेता कंपनी के खाते में, समता अंशधारियों के खाते में, वसूली खाते में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन टू ट्रांसफरर परचेजिंग कंपनीज अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस अमाउंट को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट ही लेना। ठीक है, यहाँ बी में दिया हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ही ये अमाउंट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई कंपनी सी लिमिटेड के निर्माण के लिए ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड का समापन होता है। यह स्थिति है वाय पुनर्निर्माण, एकीकरण, आंतरिक पुनर्निर्माण या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
two companies A Limited and B Limited go into the liquidation to form a new company named C Limited. It is a case of external reconstruction, amalgamation, internal reconstruction या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये एमलगमेशन का केस है, एकीकरण का। दो कंपनियां जब आपस में जुड़ जाती हैं और एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो ये होता है एकीकरण। अगला प्रश्न है, ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है। द फार्मूला टू फाइंड आउट गुडविल इज शुद्ध संपत्तियों का मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियों का मूल्य, संपत्तियों का मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य माइनस दायित्वों का मूल्य। यहाँ पे माइनस लगा लेना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब क्रय मूल्य में से शुद्ध संपत्ति के मूल्य को माइनस कर दिया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो गुडविल होती है, क्योंकि जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट है उसी का पेमेंट करना होता है। यदि उससे ज़्यादा पेमेंट हम कर रहे हैं यानी कि वो गुडविल के रूप में एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्ययों में मितव्ययता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, या उपर्युक्त सभी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन इज टू ब्रिंग अ कंपनी इन एक्सपेंसेज, टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, टू एलिमिनेट कंपटीशन, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्ययों में मितव्ययता लाना यानी टू ब्रिंग द या टू रिड्यूस द एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।